प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिएगा। आप लोगों के लिए हमने हिंदी की स्मार्ट क्लासेस शुरू कर रखी हैं। तो पिछली क्लास में जो हम हिंदी के शब्द भेदों के बारे में अध्ययन किए, आज की क्लास में हम संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से भी बहुत परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा परिचय। तो संज्ञा परिचय क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और व्यक्ति और वस्तु के जो गुण, धर्म और दशा के आधार पर जो भाव होते हैं, उन भावों को संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे हमें संपूर्ण विश्व की जो जानकारी होती है, हमको संज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरीके से संज्ञा शब्द इस तरीके की संज्ञा के अंतर्गत लिया जाते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार कहीं कहीं आप लोग पढ़े होंगे कि संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है अर्थ की दृष्टि से, लेकिन जो परंपरागत तौर पर जो संज्ञा है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। और वो भी बताएंगे कि 5 प्रकार की कैसे हो जाती है। जब अंग्रेजी की संज्ञा को जब हम जोड़ देते हैं, एक कलेक्टिव नाउन और दूसरा मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, इनको जोड़ने पर संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है। लेकिन हिंदी में जो परंपरागत तौर पर है वो संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो आइए जानते हैं 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो नाम से ही स्पष्ट होता है। पर्सनल नाउन जो है क्या है? तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब हमें जानकारी मिलती है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति से आते किसी कोई भी व्यक्ति, तो उस व्यक्ति का अपना नाम होगा, तो उस नाम के आधार पर ही उसकी विशेषता के बारे में जाना जाएगा। तो इस तरीके से आइए जानते हैं। जैसे व्यक्ति के आधार पर, जैसे किसी का नाम है अंकित, राजू, राधा, मोहन इत्यादि। इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति के नाम होते हैं तो उसको हम उस व्यक्ति के नाम से जाना जाएगा और उस व्यक्ति के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो ये उसका पर्सनल हुआ, व्यक्तिगत हुआ, इस वजह से इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी तरीके से किसी वस्तु का जब हम नामकरण कर देते हैं तब हम उस वस्तु विशेष की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जो वस्तु विशेष के नाम के आधार पर जो है उसको व्यक्तिगत रूप से जाना जाता है। तो आइए ऐसी वस्तुएं जानते हैं, जैसे जलेबी। जब हमने जलेबी जो एक मिठाई है उसका नाम ले दिया तो हमें एक व्यक्तिगत नाम मिल गया, तो और उसके संबंध में हमको जानकारी भी मिल गई। तो इस तरीके से ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गई। इसी तरीके से रसगुल्ला हो गया आपका। इमरती कोई भी मिठाई हो, कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का जब नाम रख देंगे हम और उसके बारे में हमको जब जानकारी मिलने लगेगी तो फिर उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। इसी तरीके से स्थान, वैसे स्थान का नाम किसी का ले दिया तो कोई बात नहीं, अगर नाम उसका रख दिया तो उसके बारे में, जैसे शहर का नाम ले दिया कि बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है, तो यहाँ पर जो है हमको कोई जानकारी नहीं मिल रही, स्थान का नाम नहीं मिल रहा है। शहर की तो बात कह रहे हैं कि कौन सा शहर, पता नहीं, उसका नाम तो है नहीं। अब अगर हम उसका नाम ले देते हैं, जैसे दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली नाम ले दिया, दिल्ली, आगरा, बम्बई, इसे हम मुंबई कहते हैं, उसको भी समझिए कोलकाता। तो अब हमको स्थान की जानकारी मिलने लगी, हरिद्वार। इस तरीके से स्थान की जब जानकारी मिलने लगी हमको, तब ये जो है शब्द जो है इसके बारे में विशेष जानकारी मिल रही है, तो व्यक्तिगत तौर पे हो गया, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख दिया।
यहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में जब हम जान लिए, इसी तरीके से जब किसी ग्रह का नाम ले लेते हैं तब भी वो भी आ जाएगा। सूर्य का नाम लेंगे तो उसका भी अपना नाम आ जाएगा, तो वो भी व्यक्ति जो वाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरीके से अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जब कोई शब्द ऐसा है जो संपूर्ण जात का बोध करा रहा है, वो समान प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका बोध हो रहा है उससे, तो उस प्रकार की जो शब्द हैं वो जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे जानते हैं गाय, जब गाय का हमने नाम लिया तो गाय का नाम लेने से जितनी भी गायें हैं तो वो समानता के आधार पर हमने गायों को जाना। किसी का नाम तो है नहीं उसमें, जिस तरीके से व्यक्ति का नाम होता है इस तरीके से जब उस गाय का जब हम नाम रख देंगे तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पहुंच जाएगी। जैसे कोई गाय है उसका नाम हमने गौरी रख दिया, गौरी गाय, तब वो व्यक्तिवाचक के, और सब सीधा गाय का ही उल्लेख कर दिया तो संपूर्ण गायों का उल्लेख हो गया। तो उससे समान जो प्रकृति की जो सभी गायें हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरीके से बैल, बैल शब्द का जब हमने नाम लिया तो जितने भी बैल हैं समान प्रकृति के आधार पर उनकी भी जानकारी मिल रही। इसी तरीके से पुरुष की बात करते हैं तो सभी जो मानव हैं पुरुष हैं उनके बारे में जानकारी हो जाती है। पुरुष की बात हो रही तो समान जो शब्द पुरुष जो शब्द है वो समान प्रकृति के लोगों को दर्शाता है। इसी तरीके से जब नदी की बात करते हैं तो जितनी भी नदियां हैं उनकी जानकारी मिलती है जो समान प्रकृति के आधार पर। यह भी हो गई अगर हम किसी नदी विशेष का नाम लेकर पुकारते हैं, जैसे नदी गंगा नदी भी है तो गंगा नदी कहते हैं, तब ये गंगा नदी तब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब नाम रख देंगे तब व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी जाने हम। अब पर्वतों की बात करते हैं तो पर्वत भी एक जातिवाचक संज्ञा है। जो पर्वतों का नाम लिए तो उसी तरीके से पर्वत भी आ गए। अब हम किसी पर्वत विशेष का नाम ले लेंगे जैसे एंट्रीज, आल्पस, हिमालय, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसी तरीके से झरना, जो झरने हैं झरने के अंतर्गत भी सभी झरने आ गए, तो झरना है वो जातवाचक के अंतर्गत। किसी का नाम ले दिया, गरसोप्पा ले दिया, कुचिकुल ले दिया, जेमू ले दिया, तो इस तरीके से हमने नाम रख दिया तो व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत पहुंच गया। देख रहे बात है कि और इनाम रख दिया, बातें वो चीज निकलती। इसी तरीके से महासागर, महासागर की बात करते हैं तो विश्व के सभी महासागर आ जाते हैं उसमें। तो एक समान प्रवृत्ति जैसे शब्द है, एक जो है ऐसा शब्द है जो समान प्रवृत्ति के आधार पर सभी महासागरों को ही दर्शाता है। तो इस तरीके से जब हम इसका नामकरण कर देंगे जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो ये जो व्यक्तिगत तो उसमें पहुंच गया। तो इस तरीके से हमने इस बात को भी यहाँ पे जाना। इसी तरीके से घोड़ा आ गया। जब घोड़ा है ये भी जो है एक समान प्रकृति की जितने भी घोड़े हैं उनका उल्लेख करने लगा। अब इसी घोड़े का नाम रख देंगे जैसे चेतक, कहीं कोई भी नाम रख लीजिए तब ये व्यक्तिगत वाचक में हो जाएगा, क्यों उस घोड़े को नाम दे दिया गया। वैसे संपूर्ण प्रवृत्ति के जितने भी घोड़े हैं वो आ जाएंगे। इस तरीके से अब हम बात करते हैं जो तीसरी संज्ञा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो ऐसी संज्ञाएं आती हैं जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं जो अपने गुण, धर्म और दशा के आधार पर जो भावों को प्रकट करती है तो उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए जानते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, तो जैसे बूढ़ा है तो बूढ़ा हमने नाम लिया तो सभी बूढ़े आ गए उसमें, जो भी बूढ़े हैं जितने समान प्रकृति के, एक बूढ़ा शब्द नाम लिया तो समान प्रकृति के जितने भी बूढ़े हैं उसमें वो आ गए। तो बूढ़े से शब्द से एक जातिवाचक संज्ञा से अब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो उससे जो भाव क्या निकलेगा, बूढ़े से बुढ़ापा। तो बुढ़ापा है जो उसकी अवस्था का द्योतक है बूढ़े की, तो उस अवस्था का हमें उसकी दशा का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो बुढ़ापा हो गया। इस तरीके से जातिवाचक जो संज्ञा बूढ़ा है उससे हमने बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा प्राप्त हुई। इसी तरीके से शत्रु है, शत्रु सभी शत्रुओं का पता चला तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। पता नहीं कौन सा शत्रु, अमुक शत्रु का अगर नाम ले देंगे तब वो पहुंच जाएगा व्यक्तिगत
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ऐसे शत्रु जो है वो शत्रु का नाम लिया तो जातवाचक के संज्ञा के अंतर्गत आ गया। अब शत्रु जातवाचक संज्ञा से हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो इसमें शत्रुता शत्रुता जुड़ जाने से जो है भाववाचक संज्ञा की प्राप्ति हुई। तो शत्रु है उसमें हमको ता प्रत्यय लगाने से, ये जो ता प्रत्यय है उसको लगाने से हमको शत्रुता मिला। ये दास, जो दास है संपूर्ण दास का उल्लेख करता है, तो जितने भी प्रकार के दास हैं तो उसके बारे में जानकारी मिलती। तो इस तरीके से ये जातवाचक संज्ञा हो गई। तो दास जो है जातवाचक संज्ञा है, इसको हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो दास ता, तो इसमें भी जो है ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय लगने से दास्ता हो गया। तो इस बात से हमें पता चला कि जो जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जा सकती है। पहले हम जातवाचक संज्ञा को ढूंढेंगे, उसके बाद उसको बनाने का प्रयास करेंगे, प्रत्यय जोड़कर किसी भी तरीके से जो है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं कि जो विशेषण के आधार पर भाववाचक संज्ञाएं भी बनाई जाती हैं, तो कैसे बनती हैं। अब जब विशेषण से ऐसा क्या, जब कोई जो शब्द है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है तो उसको हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण जो है यहाँ पर जानते हैं गर्म, गर्म है वो विशेषता बता रहा है। तो गर्म विशेषण से जब हम भाववाचक विशेषता बनाएंगे तो उसमें गर्मी हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो नियत गुण है वो गर्मी है, इसी वजह से वो गर्म है, तो ये गर्मी हो गया। इसी तरीके से जो अच्छा है, अच्छा वो किसी की अच्छाई को बताता है, किसी व्यक्ति विशेष या संज्ञा सर्वनाम की अच्छाई को बताता है, तो अच्छा जो है वो विशेषण हो गया। अब अच्छा विशेषण से भाववाचक संज्ञा हम बनाएंगे, तो अच्छा विशेषण में अच्छाई लगाने से, अच्छाई लगाने से अच्छा भाववाचक संज्ञा बनी। इसी तरीके से बुरा, बुरा लेते हैं तो बुरा शब्द जो है वो भी विशेषता बता रहा है, बुरा बता रहा है किसी को संज्ञा सर्वनाम को। उस तरीके से जब हम इसको जब भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो उसमें बुराई, तो आई प्रत्यय हो गया इसमें। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये बात जानी। अब बात करते हैं जो क्रिया है उसके आधार पर भी जो भाववाचक संज्ञा को बनाया जाता है। तो जो क्रिया से आता क्या कि जब किसी काम का जिस शब्द से हमको किसी काम का करना या होना पाया जाए तो उसको हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया पढ़ना, लिखना, लड़ना, झगड़ना, ये सब क्रियाएं हैं। जब हम क्रिया करते हैं, कोई काम करते हैं तो उसको हम क्रिया कहते हैं। तो ऐसे में पढ़ना है, पढ़ना क्रिया हो गई, पढ़ना क्रिया हो गई, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी पढ़ाई। इसी तरीके से जो लड़ना है, लड़ना भी एक क्रिया हो गई, तो इससे लड़ाई हो जाएगा। तो ये जो है क्रियाएं हैं, और क्रियाओं में जो आई प्रत्यय लगने से पढ़ाई और इसमें लड़ाई, दोनों में आई प्रत्यय लगने से जो हमको भाववाचक संज्ञा की प्राप्ति हुई। इस तरीके से हमने इस बात को यहाँ पे जाना। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको व्यक्तिवाचक से जातवाचक और जातवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसी संज्ञाएं कौन सी हैं जिनको जो जातवाचक से व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक से जातवाचक बनती हैं। तो आइए जानते हैं उनको भी।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जो जातिवाचक संज्ञा बनती है किस तरीके से बनती है उसको भी जानेंगे। जब किसी व्यक्ति विशेष के नाम के आधार पर किसी को जो उपमा दी जाती है तो उस आधार पर जो संज्ञा बनती है उसको हम जातिवाचक संज्ञा जानेंगे। जैसे भीम, हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर समझ लेते हैं जो भीम है वो भीम जो महाभारत में पात्र थे उनका नाम था भीम। तो उनके आधार पर जो संज्ञा को हम बनाएंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, अगर किसी के ढील डाल को देखकर हम उसको भीम कहेंगे, उसके आकार को देखकर हम व्यक्ति विशेष के आकार को एक व्यक्ति विशेष के ढील डॉल, व्यक्ति विशेष के ढील डॉल के आधार पर जब हम उसको भीम कहेंगे तो यह संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक से जो है जातवाचक बन जाएगी। इसी तरीके से हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति विशेष की ईमानदारी के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष की ईमानदारी के आधार पर उसको हम हरिश्चंद्र कह देंगे। तो ये भी जो है, क्योंकि हरिश्चंद्र जो थे वो एक व्यक्ति थे तो उनकी जो उपमा है वो किसी व्यक्ति को उसकी ईमानदारी के आधार पर दी जा रही है। तो इस तरीके से व्यक्तिवाचक से वो है जातिवाचक संज्ञा जा रही है ना। इस तरीके से ये भी हो गया। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरी जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनना। तो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनती तो इसे भी जान लीजिए। जब हम बात करते हैं देवी, तब देवी के अंतर्गत जो समस्त देवियां आ जाती हैं, लेकिन एक जो हमारी परंपरा में जो देवी चलती हैं वो दुर्गा देवी चलती हैं। तो जब नाम लेते हैं देवी का तो दुर्गा का नाम आ जाता है। ये व्यक्तिगत संज्ञा हो गई जातिवाचक होने के बाद में भी। अब हम बात करते हैं यहीं पर गोस्वामी। तो गोस्वामी जो है वो भी एक जात का उल्लेख हो रहा है, जो गोस्वामी जाति होती है उसका उल्लेख हो रहा है यहाँ पर। जब जो परंपरागत तौर पर जब हम देखते हैं तो गोस्वामी से आशय गोस्वामी तुलसीदास जी से हो जाता है, तो इसका अर्थ हम तुलसीदास जी लगा लेते हैं। अगर गोस्वामी कहा तो गोस्वामी का तुलसीदास लगा देते। तो इस तरीके से जो जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब तीसरी जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में जो परिवर्तित हो जाती है वो कौन से शब्द हैं? जैसे पहनावा। पहनावा जो पहनने का जो काम होता है उसको पहनावा कहते हैं। कोई भी क्षेत्र विषय में जो प्रधान पहना जाता है उसको पहनावा बोलते हैं, पहनावा या पहनावा। तो इस तरीके से जब इसको पहनावे बहुवचन में परिवर्तित कर दिया जाता है तो यह जो है भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस बात को भी हमने जाना। अब बात करते हैं जो संज्ञाएं हैं वो गणना की दृष्टि से कितनी प्रकार की होती हैं। तो गणना की दृष्टि से संज्ञाएं हैं वो दो प्रकार की।
गणना के आधार पर जो संज्ञाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? एक गणनीय संज्ञाएं और दूसरी अगणनीय। अब गणनीय संज्ञाओं के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे? तो गणनीय संज्ञाओं के अंतर्गत नाम से ही स्पष्ट होता है गणना, किसी गिनती करना, तो गणना हो गई। तो गिनती किसकी की जाएगी? जैसे कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या जातिवाचक संज्ञा हो, जैसे 4 घोड़े, 2 लड़के, 5 मेजें। तो इस तरीके से जो हम वस्तुओं या व्यक्तियों की जो गणना करते हैं तो गिनती हो जाती है, उसकी हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, गणनीय संज्ञाएं कहते हैं। और जिसकी गणना नहीं की जा सकती है उसको हम अगणनीय अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इस तरीके से किसकी गिनती नहीं हो सकती। अब जैसे मान लीजिए अब दूध है, पानी है, पेट्रोल है, तो ये ऐसे पदार्थ हैं इनकी जो है उनकी गणना नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से इनको जो है परिमाणवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। इनकी जो है वो नाप की जाएगी। तो इस तरीके से इनको जब अनाज हुआ, इनको गिना नहीं जा सकता, इनको नापा जा सकता है, इनको मापा जा सकता है। तो दूध है, उसको हम इसकी क्वांटिटी या मात्रा उसको हम लीटर में नापेंगे। इसी तरीके से पानी है, इसको भी इसी तरीके से पेट्रोल को भी नापेंगे। और ये जो अनाज है इसको हम एक एक करके उसके दाने थोड़े गिनेंगे कि यहाँ ये इतने 1000 दाने हो गए गेहूं के या फलाने के ना। तो इस तरीके से अनाज को है उसकी भी एक तौल हो गई। उस तौल के माध्यम से हम जानेंगे कि हमको 1 क्विंटल या 2 क्विंटल या 1 किलो या 10 किलो जितना भी है उसकी जो मात्रा है उसके आधार पर लेना है तौल की। तो इस तरीके से जो ऐसे पदार्थ है जिनकी माप और तौल के द्वारा जिनकी हम प्राप्ति करते हैं और उनकी हम जानकारी करते हैं तो उनको हम अगणनीय संज्ञाओं के अंतर्गत रखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। इस तरीके से इस बात को भी हमने जाना। तो ये सब जानकारी होने के बाद अब हम बात करते हैं जो संज्ञाएं अंग्रेजी को जोड़ने पर 5 प्रकार की हो जाती हैं, तो उनकी भी जानकारी करके उन्हें भी समझ लेते हैं। जो द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी है समूह वाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे एक द्रव्य यहाँ पर होता है शब्द, द्रव्य बात अलग होती है। द्रव्य ये है, द्रव्य के अंतर्गत ठोस द्रव और गैस। कहने का मतलब जो पदार्थ है उसकी सभी अवस्थाएं जो है वो द्रव्य के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जो है जो पदार्थ है उसका अपना एक निश्चित आकार होता है, उसका वो अपना वो स्थान घेरता है, उसका एक अपना एक निश्चित आकार होता है, उसमें द्रव्यमान होता है, उसमें आयतन होता है। पदार्थ में जो है एक निश्चित आकार होता है, उसका अपना द्रव्यमान होता है, उसका अपना आयतन होता है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं वो 3 हुई और जो अवस्थाएं हैं उसके आधार पर ठोस द्रव गैस। तो यहाँ पर जो द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत जो पदार्थवाचक संज्ञाएं आ जाएंगी, जैसे सोना चांदी,
हीरा जवाहरात, तो इस तरीके की जो पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आ जाएंगी। ये बात हमने जानी। और जो अभी पढ़े दूध, पानी, पेट्रोल, अनाज आदि है, ये जो है ये भी पदार्थ के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यह काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत गणनीय और अगणनीय संज्ञाओं के अंतर्गत पड़े। इस तरीके से अब बात करते हैं जो समूहवाचक। समूह से अर्थ है किसी का झुंड, कोई वृंद या गण। गण, वृंद और झुंड। अब झुंड जो है पशुओं के झुंड होते हैं। पशु जो है वो झुंडों में रहते हैं, तो उसको पशु को झुंड हो गई। जिसका हुआ झुंड, हिरणों का झुंड, हाथियों का झुंड जो है, पशु पक्षियों के झुंड हुए, पशुओं के झुंड, पशुओं के झुंड हुए। वृंद, पक्षी वृंद हुए, जो पक्षी होते हैं उनके समूह को हम वृंद कहते हैं। जो पक्षी हैं उनके समूह को हम वृंद कहते हैं। और गण, गण शिक्षक गण, जो शिक्षक है, शिक्षक गण जो है उस गण के अंतर्गत आ गए। इसी तरीके से जो दल और सेना, इनका भी अपना समूह होता है, तो ये भी है भीड़, ये भी समूह के अंतर्गत आ गई। तो ये कहने का मतलब जो है, ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों संज्ञाएं हैं वह जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस तरीके से जो मुख्य रूप से परंपरागत तौर पर संज्ञाएं हैं वो 3 ही प्रकार की होती हैं, और अंग्रेजी के अगर उसको जोड़ दिया जाता है तो संज्ञाएं 5 प्रकार की हो जाती हैं। इस बात को भी हम जान लिए। तो यहाँ पर जो संज्ञा से संबंधित जो मुख्य बातें थी उनको हमने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मौज मस्ती कीजिए।